अदिति त्यागी हूँ। रात के 8 बजे हैं, वक्त है देश हित का। देश हित यानी ऐसी खबरें जो देश के हित से जुड़ी हैं, आपके हित से जुड़ी हैं। और आज देश हित में हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद खालिस्तान समर्थकों में खलबली मच जाएगी और जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि दम है तो आप प्रधानमंत्री का काफिला रोक कर दिखाओ। पंजाब में जिसने प्रधानमंत्री का काफिला रुकवाया, उसका फोन आया। Messages from Chief of Justice General Counsel from USA, and we take the responsibility for blocking Modi. पीएम की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम जांच से पहले खालिस्तान की धमकी। Help Modi regime and file cases against Punjab Sikh farmers. FSA is responsible for blocking Modi in Firozpur. प्रधानमंत्री के खिलाफ फ्लाईओवर साजिश पर जांच से डरा खालिस्तान। कमांडो अगर चाहते तो गोली चला सकते थे ना। नरेंद्र मोदी जी ने अंदर से क्या कहा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा गोली नहीं चलानी। हमने आपको अभी सिर्फ खालिस्तान की धमकी और उसकी साजिश का छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, लेकिन अब आपको देश हित में दिखाएंगे खालिस्तान के लिए आज की सबसे बुरी खबर, जिसे देखकर खालिस्तान की नींद उड़ जाएगी। ये खबर है प्रधानमंत्री का फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर है तो वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह। और प्रधानमंत्री की जान को अगर खतरा हो तो अमित शाह बड़े से बड़ा कदम उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसा सिक्योरिटी प्लान बनाया है जिसे भेदना नामुमकिन होगा। ये प्लान खासकर चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बनाया गया है। खालिस्तान समर्थक और देश विरोधी ताकतों से आज हम ये अपील करेंगे कि जी न्यूज की इस रिपोर्ट को जरूर देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि ये रिपोर्ट आज उन्हें सोने नहीं देगी। पांच जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जिस तरह खिलवाड़ हुआ, उसे देखते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह का नया सिक्योरिटी प्लान तैयार है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा ये ऐसा फुल प्रूफ प्लान है जिसके बाद प्रधानमंत्री का रास्ता कोई भी नहीं रोक पाएगा। 5 जनवरी को पंजाब में 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की गाड़ी एक फ्लाईओवर पर रुकी रही। उस दौरान उनके रूट पर प्रदर्शनकारी जमे थे और उस रूट पर तैनात पंजाब पुलिस के जवान काफी संख्या में तो थे, लेकिन उनसे रूट तक खाली नहीं हुआ। ये सारी जानकारियां अमित शाह के पास भी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि क्यों ना प्रधानमंत्री के लिए ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया जाए जिसमें पंजाब जैसी घटना अब दोबारा ना हो। इसलिए चुनावी राज्यों में पीएम की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने नया प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक राज्यों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जा रहा है। इसके साथ ही साथ केंद्र से एसीएल की भी टीम जाएगी जो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले और प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेगी। यही नहीं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर कंट्रोल रूम भी सेटअप किया जा रहा है, जहां पर स्पेशल टीम्स को भी तैनात किया जाएगा। इस स्पेशल टीम में एनएसजी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी और बेहद काबिल जवान शामिल हैं, जिनके तैनाती पंजाब के जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और मणिपुर के इम्फाल में भी होगी। भारत सरकार ने ये निर्णय किया है
कि आने वाले समय में जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनाती दी जाएगी। साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों को स्पेशल टीम्स को बनाने के लिए भी कहा गया है, कंट्रोल रूम भी सेटअप करने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी तरीके की कंटिजेंसी के समय में, किसी भी तरीके की इमरजेंसी के समय में ये जो स्पेशल टीम्स हैं वो अपने कार्यों को कर सकें और वीवीआईपी की जो सुरक्षा है उसको इंश्योर कर सके। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर जिस तरह पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में है, उसे देखते हुए ही चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने नई रणनीति बनाई है, ताकि आगे से इस तरह की ना चूक हो और ना सियासी टकराव। आपने देखा होगा किस तरह फ्लाईओवर वाली घटना के बाद से केंद्र और पंजाब सरकार आमने सामने हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो यहां तक कह चुके कि बीजेपी किसानों के खिलाफ जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿयांवाला बाग है, किस तरह बना दिए। लेकिन एआईएटीएफ के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने जी न्यूज पर दावा किया कि प्रधानमंत्री ने उस दिन अपनी सुरक्षा में जुटे एसपीजी जवानों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोली नहीं चलाने के आदेश दिए थे। कमांडो अगर चाहते तो गोली चला सकते थे ना। नरेंद्र मोदी जी ने अंदर से क्या कहा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा गोली नहीं चलानी। जहां तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, तो गृह मंत्री अमित शाह की नई रणनीति के बाद उम्मीद है कि अब फिर पंजाब फ्लाईओवर की घटना नहीं होगी। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। हमें उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद खालिस्तान की बेचैनी बढ़ गई होगी। आपको पता है आज क्या हुआ? आज पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तैयारी कर रहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास खालिस्तानी संगठन ने धमकी भरे फोन कॉल किए। खालिस्तान के फोन कॉल वाली बौखलाहट से जुड़े डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर नए विवाद से जुड़ी एक और खबर हम दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर ओलंपिक मेडलिस्ट और देश का नाम रोशन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का अपमान हुआ। फिल्म रंग दे बसंती फेम अभिनेता सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। दरअसल साइना ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सवाल उठाए तो अभिनेता सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल पर डबल मीनिंग वाली टिप्पणी कर दी। अब महिला आयोग ने सिद्धार्थ के ट्वीट पर संज्ञान लिया, तो वहीं साइना नेहवाल ने जी न्यूज से कहा कि अगर सिद्धार्थ को कुछ भी कहना था तो वो मर्यादा में रहकर भी बोल सकते थे। रंग दे बसंती फिल्म में अभिनय करने वाले एक्टर सिद्धार्थ बॉलीवुड में सुपर फ्लॉप रहे हैं। तमिल अभिनेता सिद्धार्थ को उनके एक ट्वीट ने बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। एक्टर सिद्धार्थ ने मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ एक ऐसा ट्वीट किया है जो अभद्र टिप्पणी से कम नहीं है। दरअसल साइना नेहवाल ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाते हुए एक ट्वीट किया था। साइना ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, कोई भी राष्ट्र सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता अगर उसके प्रधानमंत्री की सुरक्षा से ही समझौता किया जाए। मैं पीएम मोदी पर अराजक तत्वों द्वारा किए गए इस कायरता भरे हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। साइना नेहवाल के इस ट्वीट को टैग कर एक्टर सिद्धार्थ ने आपत्तिजनक कमेंट किया। इस कमेंट के कुछ शब्द हम नहीं दिखा सकते, लेकिन इसी ट्वीट में आगे उन्होंने लिखा है, चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, भगवान का शुक्र है कि हमारे पास भारत के रक्षक हैं। वाक्य की शुरुआत में सिद्धार्थ ने जो दो शब्द लिखे थे, उससे पूरे वाक्य का मतलब ही बदल जाता है। अभिनेता सिद्धार्थ के अभद्र कमेंट के बाद जी न्यूज ने साइना नेहवाल से बात की। साइना नेहवाल ने कहा कि मैं बतौर अभिनेता उनके काम को पसंद करती थी, लेकिन उनका कमेंट सही नहीं था। वो अपनी बात को बेहतर शब्दों के साथ कह सकते थे, लेकिन मैं मानती हूँ कि ट्विटर पर इस तरह के शब्द और टिप्पणियों को लोग ध्यान में रखते हैं। जी न्यूज ने साइना नेहवाल के पिता हरवीर सिंह नेहवाल से फोन पर बात की। उन्होंने भी सिद्धार्थ के कमेंट पर कड़ी नाराजगी जताई है। ये साइना के बारे में किसी सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति ने कुछ कमेंट पेश किए हैं जो कि अनपार्लियामेंट्री हैं।
Saina loves the Prime Minister of India, and for that love she has written something. That doesn't mean anybody can react in unparliamentary manner to Saina, which is unacceptable from our side. I totally condemn the words written by him. He would have objected in another way. सिर्फ साइना नेहवाल का परिवार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सिद्धार्थ के कमेंट को गंभीरता से लिया है। महिला आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इस मामले की तुरंत जांच करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। महिला आयोग ने ट्विटर से सिद्धार्थ के अकाउंट को ब्लॉक करने की मांग की है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद एक्टर सिद्धार्थ ने अपने ट्वीट को लेकर सफाई दी है। सिद्धार्थ ने ट्वीट में लिखा है कि उनके ट्वीट का गलत मतलब निकाला जा रहा है और उनका मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। सिद्धार्थ भले ही अब सफाई दे रहे हों, लेकिन ट्वीट किए हुए शब्द ठीक उसी तरह से हैं जैसे जुबान से निकले हुए शब्द। हैदराबाद से प्रसाद भूसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर खालिस्तान की नई धमकी से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले आपको आज की एक और जरूरी खबर हम दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए आज नई कमेटी बना दी है। आपको बता दें, इस नई कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी भी होंगे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के आईजी होंगे इस कमेटी में और आईबी के अधिकारी भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होने जा रही थी, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी भरे फोन कॉल्स आते हैं। डिटेल्स क्या हैं इन कॉल्स से जुड़े हुए और कौन है इन कॉल्स के पीछे, सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान की धमकी। प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तान का दुस्साहस कितना ज्यादा बढ़ चुका है, इस बात का अंदाजा आप इस फोन कॉल में रिकॉर्ड ऑडियो से लगा सकते हैं। ये फोन कॉल खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को किए। अब सुनिए फोन कॉल में खालिस्तान की नई धमकी। Modi regime and file cases against Punjab Sikh farmers. SFJ is responsible for blocking Modi in Firozpur. Supreme Court judges, remember 1984 Sikh genocide. You could not find one killer. You are quiet at thousands of the deaths of the Sikh farmers. If you help Modi today, Supreme Court judges, this will be the most disgraceful act that will be committed by you. Messages from Sikh for Justice General Council from USA, and we take the responsibility for blocking Modi. सुना आपने, सिख फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को कॉल कर क्या कहा। उसने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले को किसान बनाम मोदी करने की कोशिश की। सिख फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से कहा कि मोदी की मदद ना करें, यानी 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जिस तरह खिलवाड़ हुआ उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ना करे। यही कहना चाहता है खालिस्तान। और तो और उसने ये भी माना कि 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री का रास्ता सिख फॉर जस्टिस के कहने पर ही रोका गया था। 2 कॉल्स मुझे आए हैं यूनाइटेड किंगडम के नंबर से और वो रिकॉर्डेड वॉइस कॉल्स थे जिसमें ये बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रिफ्रेन करें अपने आप को ये पिटीशन सुनने से जो पीएम मोदी की कैवलकेड को ब्लॉक किया गया है। और उस मैसेज में ये भी कहा जा रहा था कि वो जिम्मेदारी लेते हैं पीएम मोदी के कैवलकेड को ब्लॉक करने की। इस तरह की धमकी भरे कॉल सुप्रीम कोर्ट के 1-2 वकील को नहीं बल्कि 10 से ज्यादा वकीलों के पास आए हैं। और कॉल की टाइमिंग देखिए, ऐसे समय में कॉल आया जब सुप्रीम कोर्ट पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर सुनवाई करने जा रहा था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जब चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वकीलों के पास धमकी भरे कॉल आए और ये कॉल खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा आए, ब्रिटेन से और रिकॉर्डेड था। सर, किस तरह का कॉल आया था आपके पास? ये एक प्री रिकॉर्डेड कॉल था जो सारे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड को आया था। इस कॉल में प्राइमरली एक संगठन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मोटरकेड को ब्लॉकेड को लेकर के जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस मैटर को नहीं सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में
सेन को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर माना और जरूरी कदम उठा रहा है, उससे खालिस्तान बौखलाया हुआ है और इस तरह की धमकी भरे फोन कॉल्स उसकी बौखलाहट का ही नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के वकील भी मौजूद रहे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए नई कमेटी बना दी है। सुप्रीम कोर्ट की धमकी की जांच के बाद ही तय होगा कि पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार की जांच कमेटी रद्द हो गई है। फिरोजपुर से अमित भारद्वाज के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। जिस खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की ओर से धमकी भरे फोन कॉल्स आए, जिस संगठन का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो खुद कभी भारत को तोड़ने की धमकी देता है, कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बोलता है, और जहां तक वकीलों को फोन कॉल्स आने की बात है तो सुबह तक हमारे पास ये खबर थी कि 10 से ज्यादा वकीलों को खालिस्तानी संगठन ने कॉल किया है, लेकिन शाम होते होते पता चला कि 50 से ज्यादा वकीलों को धमकी भरे कॉल्स आए। तो ये अपडेट देना हमारे लिए बहुत जरूरी था, आप तक ये अपडेट पहुंचाना। अगली खबर उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से योगी आदित्यनाथ के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक हैं। यूपी चुनाव में योगी सियासत का 2020 नहीं खेलना चाहते, उन्होंने तो फॉर्मेट ही बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ का नया फॉर्मेट या फिर कहें नया गेम प्लान है 80-20। योगी के इस गेम प्लान का मतलब क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। हम सबका संस्कार है, अपने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे से हम लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। चुनावी बिगुल बज चुका है और बयानों के सियासी मायने नए गणित और समीकरण बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान यूपी के चुनावी माहौल को गर्मा चुका है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में 80% हिंदू बीजेपी के पक्ष में हैं, इसलिए इस बार की लड़ाई 80 बनाम 20 की है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने खुलकर कहा कि हिंदू विरोधी तत्व उन पर कभी भरोसा नहीं करते, भले ही वो कुछ भी कर दें। कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी और अंबेडकरवादी का योग 85% बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। योगी जी जो कह रहे हैं 20 और 80 की लड़ाई, उनका गणित अभी थोड़ा गड़बड़ है। लड़ाई 15 और 85 की है। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी मिल गए तो हो गए 85, और 15 में भी हम लेंगे वोट। तो आप समझ लें अपना गणित हो। कांग्रेस ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को सांप्रदायिक करार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट टैग करते हुए ट्वीट किया कि माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग, आपको और क्या प्रमाण चाहिए? जो भी धर्म के नाम पर वोट मांगता हो उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत साहस दिखाकर कार्रवाई करिए, अन्यथा आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं होंगे, 80-20 पर नहीं होंगे, 60-40 पर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव बेरोजगारी पर होंगे, माताओं बहनों के सम्मान पर होंगे, किसानों की फसल के उचित मूल्य पर होंगे। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल में हुए कामों पर बोल रहे थे, लेकिन उनके बयानों से जुबानी जंग छिड़ गई है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में इन्हीं शब्दों से यूपी चुनाव की दशा और दिशा तय होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश चुनाव में धर्म युद्ध की लकीर खींच दी है, क्योंकि योगी ने जिस 80 और 20 फॉर्मूले की बात की है उसके मुताबिक वो यूपी के धार्मिक समीकरण का खाका खींच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 80% हिंदू हैं और 19 से 20% के बीच की आबादी मुस्लिमों की है।
योगी को लगता है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, लेकिन 80% वोट को यानी हिंदू वोट को वो कहीं और जाने नहीं देना चाहते। इसके अलावा ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े लोगों की संख्या यूपी में 1% से भी कम है। तो क्या बीजेपी का नारा बदल गया है, सबका विकास लेकिन 80% पर ही विश्वास? पाकिस्तान के रावलपिंडी के मुर्रे में बर्फीले तूफान ने पिछले दिनों 23 पाकिस्तानी पर्यटकों की जान ले ली। इस हादसे ने इमरान खान सरकार की संवेदनहीनता की पोल खोल दी है। इमरान सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी बेहद संवेदनहीन बयान देते सुनाई दिए। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि आखिर लोगों को इतना खर्च करने की जरूरत क्या है, घर में बैठो, स्नो स्प्रे मंगवा कर छिड़क लो। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी मौत की गंभीरता को समझने के बजाय दर्द झेल रहे परिवार वालों से कहा था कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर जाना चाहिए था। पहले इमरान ने कहा लोगों ने मौसम की जानकारी नहीं ली। अब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि आखिर घर पर स्नो स्प्रे क्यों नहीं छिड़क लिया। घर में बैठे मूंगफलियां खाएं, इतना खर्चा करने के बजाय स्नो स्प्रे मंगा के एक दूसरे के ऊपर डाल लें। ये लोगों की मौत पर मजाक नहीं तो क्या है, ये संवेदनहीनता नहीं तो क्या है। पाकिस्तान के मुर्री में बर्फीला तूफान मौत बनकर आया। हजारों गाड़ियां फंस गईं। कई जिंदगियां हार गईं। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कोई मदद को नहीं आया। और अब मौत और मातम पर भी इमरान के मंत्री को मजाक सूझ रहा है। मुर्री पाकिस्तान में काफी मशहूर है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन इस साल कई सैलानियों के लिए पर्यटन जान की कीमत तक महंगा हो गया। कई लोगों की मौत हो गई। कहां तो इमरान सरकार और उनके मंत्री इस मातम में लोगों को ढाढ़स बंधाते, कहां तो उनकी मदद करते। लेकिन पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से बातचीत में फवाद चौधरी ने संवेदना की जगह संवेदनहीनता दिखा दी। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आगे हैं, जो इंतजामिया है वो खुद को हेल्पलेस फील कर रही है। घर में बैठे मूंगफलियां खाएं, इतना खर्चा करने के बजाय स्नो स्प्रे मंगा के एक दूसरे के ऊपर डाल लें। हर जगह के ऊपर वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हुकूमत और सिविल इदारे ही नहीं बुलाने होते, कोई अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान के इस बड़बोले मंत्री की संवेदनहीनता पर हंगामा मचा है। पाकिस्तान में कई लोग ट्विटर पर इसे शेयर कर रहे हैं और इमरान सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन इमरान सरकार तो इतनी लाचार है कि लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें घर में बैठने की सलाह दे रही है। कुदरत का कहर किस कदर टूटा है, ये आप तस्वीरों में देखिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुर्री में बर्फबारी होने के बाद 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां पहुंच गई थीं। ये तस्वीरें उसी रास्ते की हैं। गाड़ियों में लोग फंसे हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की कमी से जान गंवा चुके हैं, तो कई ठंड की वजह से। बर्फबारी कितनी भयंकर थी, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 20 से 25 बड़े बड़े पेड़ यहां गिरे पड़े हैं, जिनकी वजह से भी रास्ता ब्लॉक हो गया। लेकिन पाकिस्तान सरकार इन लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की जगह बयानबाजी में उलझी नजर आई। शायद वक्त रहते लोगों तक मदद पहुंच जाती तो कई जान बच जाती। लेकिन इमरान के मंत्रियों को तो लोगों की जान की फिक्र कम और अपनी कुर्सी की चिंता ज्यादा थी। एक दिन पहले ही फवाद चौधरी का वो बयान भी सामने आया जिसमें वो कह रहे थे कि इतने सारे लोगों को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। थोड़े वक्त में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उसकी जो प्रिवेंशन है उसमें मुश्किलात आएंगी और ये मुमकिन नहीं है कि कोई जो इंतज़ामिया को ये कहा जाए या किसी को भी ये कहा जाए इतनी छोटी तादाद में कि वो सारे मामले को अचानक हैंडल कर लेगा। लाखों की तादाद में बिल्कुल थोड़े वक्त में 48 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। जब हम कहते हैं कि टूरिज्म जो है वो बढ़े तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे। तो कोई भी
जाहिर है वो क्लैप्स कर देगा सिस्टम। फवाद चौधरी को क्या कहें जब इमरान खान ही संवेदना खो चुके हैं। एक और मुर्रे में लोग जिंदगी और मौत के बीच उलझे थे, बर्फबारी और ठंड में जमकर दम तोड़ रहे थे। उस वक्त इमरान खान लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इमरान खान के इस ट्वीट को भी देख लीजिए। मुर्रे के रास्ते में पर्यटकों की मौत से स्तब्ध और दुखी हूं। भयंकर बर्फबारी और मौसम की जानकारी के बिना वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिसके लिए जिला प्रशासन तैयार नहीं था। जांच के आदेश दिए हैं, ऐसी त्रासदी न हो ये सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बना रहे हैं। इमरान खान ये भरोसा तो दिला रहे हैं कि जांच होगी और ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसके लिए कड़े नियम भी बनेंगे। पर सवाल यह है कि जब इमरान और उनके मंत्रियों की सोच इतनी संवेदनहीन होगी तो लोगों की जान बचा सकने वाले नियम कैसे बनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब लौटते हैं देश की ओर। बिहार में शराबबंदी की हकीकत जी न्यूज के कैमरे में कैद हुई थी। कैसे नीतीश सरकार के संकल्प को शराब माफिया राजधानी पटना में ही तार तार कर रहे हैं। हमने आपको कल रात 8 बजे पूरी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के जहानाबाद और मधुबनी में भी खुलेआम शराब बिक रही है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। जी न्यूज के खुलासे का असर हुआ है। बिहार में विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर सवाल उठाए। जी न्यूज की पड़ताल के बाद तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है। तो अब नीतीश सरकार ने भी जी न्यूज की पड़ताल के बाद एक्शन लेने की बात कही है। बिहार में अधूरी शराबबंदी का पूरा सच। नहीं, हम लोग तो बोतल ला मांगे थे, बढ़िया शराब। बोतल नहीं भेटा है। हाँ, बोतल नहीं मिल रहा है। बिहार में साल 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था। तब से अब तक 5.5 साल बीत गए हैं, लेकिन बिहार में शराब पीने और पिलाने का कारोबार अब भी जारी है, वो भी अवैध तरीके से और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे। रविवार को जी न्यूज ने बिहार में शराबबंदी कानून की हकीकत ऑपरेशन पटना के जरिए दिखाई थी। ऑपरेशन पटना के जरिए जी न्यूज ने बिहार में नशालोक पर 4 बड़े खुलासे किए थे। ऑपरेशन पटना खुलासा नंबर 1, पटना में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। पटना के पौष इलाके न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में शराब माफिया धड़ल्ले से अवैध शराब बेच रहे हैं। मेरा गेट बंद करो। क्या? हाँ हाँ, भेजे क्या? दिखाओ कितना, एक भेजा है? नहीं, 4 मंगाए। दिखाना चाह रहे हो तो लोकल लग रहा जी ये। नहीं, यही है। पटना के वीवीआईपी इलाके में शराब बिक्री का खेल जी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद हुआ था। खोल दो ठीक से यार, खोल दो। ऑपरेशन पटना खुलासा नंबर 2। जी न्यूज की पड़ताल में खुलासा हुआ कि पटना में अवैध शराब बेचने में नाबालिग बच्चों को शामिल किया गया है। शराब माफिया ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए नाबालिगों को मोहरा बना लिया है। ऑपरेशन पटना खुलासा नंबर 3। जी न्यूज ने सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के दूसरे जिलों में भी जाकर शराबबंदी की हकीकत जानने की कोशिश की तो पता चला कि बिहार के जहानाबाद जिले में तो खुलेआम देसी शराब बनाई जा रही है। निशा खत्म करते हैं सर, करते हैं थोड़े दिनों में, वो काम में। निशा खत्म हो तो ना? हाँ, खत्म हो। ज्यादा नहीं ना खराब है? हाँ, घरे के रहा खा न पिए एकदम खरीद। ऐसा न कि महाराज हमारियों के दे दीजिए में गड़बड़ ना, घरे के न। जहानाबाद में जो सबसे हैरान करने वाली बात देखने को मिली कि महिलाएं ही देसी शराब बनाने के काम में जुटी हुई हैं। ऑपरेशन पटना। पटना जहानाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार के मधुबनी में भी अवैध देसी शराब का धंधा जिला प्रशासन की नाक के नीचे फल फूल रहा है।
और वो भी धड़ल्ले से। यही है तो यही है देसी शराब खोल के देखिए कीजिए यही देसी शराब यही है तो पानी की तरह तो पानी की तरह करता है। बिहार में शराबबंदी पर जी न्यूज का खुलासा देखकर बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। जी न्यूज के ऑपरेशन पटना ने बिहार सरकार की नींद उड़ा दी है। जेडीयू ने जी न्यूज की तहकीकात पर एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। स्टिंग ऑपरेशन चलाया, यह उनके अधिकार क्षेत्र में है। जो भी प्रदत्त सूचनाएं हैं सरकार उसको संज्ञान में लेगी। शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सामाजिक बदलाव की पटकथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फैसले पर हम अडिग हैं। बिहार में शराबबंदी की हकीकत पर जी न्यूज की रिपोर्ट देखने के बाद विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर सवाल उठा दिए हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने तो नीतीश सरकार को नाकाम करार दिया है। इन्होंने शपथ ग्रहण सारे लोगों को दिलवाया, यहाँ की पुलिस वालों को भी शपथ ग्रहण इन लोगों ने दिलवाने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, और नीतीश कुमार जी ने खुद शपथ ग्रहण लेने का काम किया। लेकिन फिर भी ये शराब बिक कहाँ से रहा है? तो इसमें सरकार पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। एक तरफ झूठा पब्लिक को दिलासा देती है कि हम शराब बंद करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ ये शराब बिकवाने का काम करती है, बेचवाने का काम करती है। वहीं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी ने जी न्यूज के ऑपरेशन पटना की तारीफ की है और बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। रोल मॉडल नीतीश कुमार जी 16 सालों में हम नेताओं को नहीं बना पाए। पहले नेताओं को तो सुधारे नीतीश जी। तो जी मीडिया लगातार प्रयास करते रहे। इस मुहिम को सभी ने तवज्जो दी है और मैं ऐसी मुहिम को सही मानता हूं। सरकार के पास शराबबंदी एक बड़ी चुनौती है, चूंकि उन्होंने घोषणा की है, लेकिन बिहार सरकार सब काम छोड़ के शराबबंदी के पीछे है। बावजूद शराब बिहार में बिक रहा है, ये बड़े अनहोनी ही नहीं है, सरकार द्वारा प्रायोजित है। नीतीश कुमार के तमाम दावों के बाद भी अगर अवैध शराब की खरीद बिक्री पर लगाम नहीं लग पा रही है, इसमें कहीं न कहीं सरकारी महकमों की भी मिलीभगत जरूर है। अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर के साथ देश हित में फिलहाल इतना ही। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.